हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, कहीं ना कहीं हार्ट के सिस्टम को पढ़ना है। इतना तो हम सभी को पता है, हमारा हार्ट बीट करता रहता है। जो धक धक की साउंड आती है वो क्यों आती है? बेसिकली वो धक धक नहीं होता, वो होता है लब डब लब डब। ठीक है, डब को डप भी लिखा होता है। तो ये जो साउंड होती है ये हार्ट की होती है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो ब्लड है वो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। कब करता है? जब यहाँ पे हार्ट उसको पंप करता है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। पहले तो देखो, जो ये परिचलन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपके छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़े थे, जैसे फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, निमाटोड्स, इकाइनोडर्म्स, यहाँ तक तो आपको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता। पर जैसे ही आप पहुँचते हो आर्थ्रोपोड्स के पास, वहाँ से आप देखोगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसको भी फटाफट से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे धमनियों के बारे में, जिसको आर्टरी बोलते हो आप। हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में, जिसको शिराएं बोल देते हैं या फिर नसें बोल देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, जहाँ पे ये आर्टरी और वेन्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट रीजन इज कैपिलरीज। कोष्ठक बन जाएंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, आर्टरी और वेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में रहेगा। कौन कौन? आर्टरी भी होगा और यहाँ पे वेन भी होगा। पर जो कैपिलरी होती है वो ओपन के केस में एब्सेंट हो जाती है, पर क्लोज के केस में कैपिलरी प्रेजेंट हो जाती है। उसके अलावा जो ब्लड होता है ना, हमारे पास तो क्या होगा, ये इस तरह से हम हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सारा का सारा ब्लड एक तरफ से हार्ट में आया करेगा और वहाँ से जाया करेगा लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर वापस आया करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर हार्ट पूरे बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करेगा वाया आर्टरी एंड वेन्स। पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे नहीं होता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से क्या हुआ, आपका ब्लड गया वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाता है। मतलब आर्टरी और वेन्स ये कैपिलरी के साथ अटैच नहीं होते, पूरी की पूरी बॉडी कैविटीज़ में आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ योर जो ब्लड होगा। ठीक है, पर हमारा जो है उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है बना हुआ, क्लोज सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी इसको और डिटेल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखें तो ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, क्योंकि ये वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और जो बॉडी की कैविटीज़ होती हैं उनमें भी फ्लो करता है। जबकि हमारा जो होता है, हमारा बॉडी कैविटीज़ में फ्लो नहीं करता, ऑल्दो देयर इज़ अ फ्लूइड, पर वहाँ पे क्या, हमारी आर्टरी और वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो देयर इज डिफरेंस। एनिलिड आगे, सिफेलोपोड्स आगे, वर्टिब्रेट्स आगे, इन सब के पास कैसा आ जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। वन बाय वन देखते हैं सभी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन देख लो। लोकेशन अगर देखोगे तो थोरेसिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम पीछे सर्वाइकल की 7 हड्डियाँ होती हैं, इस वाले एरिया में देयर आर 7 बोन्स, जिनको बोलते हैं सर्वाइकल। तो C7 बन जाता है यहाँ से। और वैसे ही फिर आगे की जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं थोरेसिक 12, यानी कि T12। उसके बाद लंबर वाली जो कमर वाला एरिया होता है, दैट इज़ L5। उसके बाद आपका लंबर के बाद सेक्रम वाला एरिया आता है, तो सेक्रम जो रहता है वो रहता है S5। और नीचे जाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा कॉक्सियल। कॉक्सियल का जो रहता है दैट इज़ योर C4। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है C4, C7, T12, L5, S5, C4। तो ये हमारी हड्डियाँ रहती हैं बैकबोन की। तो कौन से रीजन में लाई करता है ये, तो थोरेसिक वाले एरिया में लाई करता है, जो हमारा हार्ट होता है। अब ब्लड वेसल्स की अगर टाइप देखें, वेसल क्या होती है, एक तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। किस तरह का ब्लड फ्लो कर रहा है, वो ऑक्सीजन कैरी करके निकला हुआ है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके निकला हुआ है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी? एक को बोलेंगे आर्टरी और दूसरी को बोलेंगे वेन्स। अब ये जो आर्टरी होगी ना, ये हमेशा हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी कहाँ, पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा ब्लड को, तो वो लेके जाएंगी आपकी आर्टरीज। एक एक्सेप्शनल केस है, वो सिस्टम के अंदर ही पड़ेंगे। वैसे ही वेन्स क्या है, वेन्स क्या करेंगी, सारे के सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएंगी हार्ट के पास। किसके पास? हार्ट के पास। तो आर्टरी ने क्या किया, ब्लड को लेके जाएंगे हार्ट से कहाँ, पूरी बॉडी के अंदर। पर वेन्स ने क्या किया, पूरी बॉडी से ब्लड लेके आई और कहाँ पे रख दिया, तो इनसाइड योर हार्ट। तो दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो आर्टरीज मिलेंगी आपको, उनकी वॉल देखो, पहले तो आर्टरी और वेन दोनों सेम ड्रॉ कर लेते हैं। पर जो आर्टरी होगा ना, इसकी जो वॉल रहेगी वो ज़्यादा थिक रहेगी, मोटी रहेगी। क्योंकि हम देखेंगे ब्लड को जब
पंप आउट करना होगा फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से जब दिल से आपके ब्लड को पंप करना होगा तो उसकी पाइप स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो वो फट भी सकती है इतने प्रेशर से जब ब्लड वहाँ से जाएगा। तो जो आर्टरी रहेगी उसका आप देखोगे कि जो वॉल है वो थिक रहेगी। वैसे ही अगर दूसरा केस देखें वेन्स का, तो वेन्स की जो वॉल होती है वो कंपेयर टू आर्टरीज थिन होती है, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो आराम आराम से आएगा, हार्ट के पास ही इसको बस पहुंचाने का काम करना है। पर हार्ट से जब ब्लड पंप आउट होगा तो आर्टरी का मोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्टरी जो होती है वो कैसी होती है, वो थिक वॉल्ड होती है और ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी। और इसमें जो ब्लड मिलेगा आपको जनरली वो कैसा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड। एक एक्सेप्शनल केस है वो आगे देखेंगे, अभी इतना याद रखो कि इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। और वैसे ही अगर वेन्स के अंदर देखोगे तो वेन्स की एक तो वॉल थिन है इफ़ कंपेयर टू आर्टरी, और साथ में ये कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो ये कैरी करेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं ये बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो आर्टरी और वेन्स के बीच में एक कनेक्शन बनाए रखती है। कनेक्शन भी बनाए रखती है पर मिक्सिंग भी होने नहीं देती। कैसे नहीं होने देती, तो ये देखो, सबसे पहले तो ये आर्टरी आ गई आपकी और यहाँ पे वेन आ गई। आर्टरी को अगर देखोगे तो इसकी वॉल कैसी है, थिक है, और वेन को अगर देखोगे तो इसकी वॉल कैसी है, थिन है। आर्टरी की जो वॉल होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है और थोड़ी सी इलास्टिसिटी वेन्स के केस में भी होती है। पर अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा पूछी जाए किस में होगी, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी, आर्टरीज के केस में। अब जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा उस एरिया को, उस पाइप के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन बोल रहे हैं, इसी के थ्रू तो ब्लड जा रहा है आगे पीछे। तो यहाँ पे आर्टरीज के केस में जस्ट बिकॉज वॉल की जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, ठीक है, वॉल की जो थिकनेस है सॉरी वो ज़्यादा है, तो उस वजह से ल्यूमेन कम हो जाएगा। अब साइज तो उतना ही है वेन का भी, पर इसमें जो वॉल है वो पतली है इफ़ कंपेयर टू आर्टरीज, तो ल्यूमेन ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो ल्यूमेन है वो बड़ा दिखाई देगा आपको। उसके बाद कैपिलरी की अगर बात करें तो ये तो बहुत छोटी सी होती हैं, एक ही लेयर ऑफ सेल से बनी होती है इसकी जो वॉल होती है, बहुत छोटा सा ल्यूमेन होता है और ये ब्लड लेके जाता है आपके सेल लेवल तक। ठीक है, कोशिकाओं को भी तो क्या चाहिए था, ब्लड चाहिए था। क्यों चाहिए ब्लड, क्योंकि ब्लड ही क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। और जब ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा तो एक रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ ली, C6H12O6 प्लस O2 एंड गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, एंड साथ में निकल रही थी ATP। ATP तो आपकी एनर्जी है, ये तो यूज़ हो जाएगी, पर ये CO2 जो है वो वेस्ट निकल जाएगा, वेस्ट इसको लेके जाएगी आपकी दोबारा से आर्टरी अपने साथ ले जाएगी, और कहाँ पे छोड़ देती है, लंग्स के पास छोड़ देती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। खैर हमें कितना देखना था कि आर्टरी जो है इसके कुछ पॉइंट्स देख लिया हमने, क्या क्या देखे कि एक तो थिक वॉल्ड है नंबर 1, वेन में क्या देख लिया कि इसकी जो वॉल है वो थिन है। अब आर्टरी की अगर वॉल थिक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, तो ल्यूमेन जो होगा वो छोटा होगा। वेन के अंदर अगर देखोगे तो ल्यूमेन जो होगा उसका साइज बड़ा रहेगा। वैसे ही अगर मसल इलास्टिसिटी देखोगे तो आर्टरी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड ज़ोर से जाएगा तो एकदम से ऐसे स्ट्रेच करेगा, नॉर्मल पोजीशन पे भी आएगा। पर वेन के केस में इलास्टिक फाइबर तो प्रेजेंट है, पर जो इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नॉर्मल से फ्लो से चल रहा है और इसका ल्यूमेन लार्ज मिल रहा था। और कैपिलरी तो खैर बहुत ही छोटे लेवल पे आ जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दिस इज़ योर वेन, ये आपकी आर्टरी है। जैसे ब्रोंकाई याद है ना आपको, हमने ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई पढ़ा था, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोल दिया था, ब्रोंकीओल्स बोल दिया था। तो वैसे ही जब आर्टरी डिवाइड करेगी और छोटे पार्ट्स में तो उनको बोलेंगे आर्टरीओल्स, आर्टरीओल्स, आर्टरीओल्स। और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक कलर नोटिस करना, एक तरफ ब्लू कलर दिया हुआ है, एक तरफ रेड। ब्लड तो हमारा रेड ही कलर का होता है, पर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बोलते हैं कि जो ब्लू वाला है वो क्या कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रेड वाला होगा वो क्या करेगा, वो करेगा कैरी ऑक्सीजन। और ये जो जंक्शन है यहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है, ये बोलते हैं हम इसको कैपिलरीज। अब देखो ब्लड को ना अगर आप रात को ऐसे ही छोड़ दो, बाहर निकाल लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो सुबह तक आपको ना उसकी 4 लेयर्स बनी हुई दिखाई देती हैं। या फिर सेंट्रीफ्यूज उसको कर दो ब्लड को आप, तो उसके अंदर आपको 4 लेयर्स मिलेंगी। सेंट्रीफ्यूज कब करवाया जाता है ब्लड, या तो कोई डेथ रिलेटेड केस होता है तब करवाया जाता है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने कोई ब्लड सैंपल दिया है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, प्लाज्मा निकलवाना है, तो उसके लिए चाहिए होता है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले नीचे देखो रेड कलर का सब्सटेंस दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, या फिर इनको और क्या बोल सकते हो आप, एरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो हमने बोला था रेड के लिए यूज होता है, तो साइट है तो रेड ब्लड सेल।
साइट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ब्लड के अंदर है। तो 38 टू 48%, अगर मैं ये पूरी एक खून की बाल्टी ले लूँ तो उसके अंदर 38 टू 48% तो आरबीसी होंगे, रेड ब्लड सेल होंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक तो वाइट ब्लड सेल और दूसरे मिलेंगे प्लेटलेट। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोल सकते हो आप, ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, क्योंकि हमने देखा था ल्यूको रिप्रेजेंट, या तो बोल तो वाइट देते हैं पर वो कैसा होता है, जनरली ट्रांसपेरेंट रहता है। और साइट का मतलब है सेल, ठीक है। तो लगभग कितने रहेंगे, कम रहेंगे, 2% से कम रहेंगे। प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल अगर आपको टोटल ले लो इन चीज़ों को, तो ये 2% से कम रहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स को हम बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोल देंगे हम, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स आ जाएंगे आपके थ्रोम्बोसाइट। ब्लड निकलता है बॉडी से जब कट वगैरह लग जाता है तो उसको कौन रोकता है, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स ही रोकते हैं। और इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन एक्शन में आता है, आपके WBCs, जिनको हमने क्या बोला, ल्यूकोसाइट्स। वैसे हमने देखे रेड ब्लड सेल्स, इनको हमने क्या बोला, इरिथ्रोसाइट्स। जो हमारे RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे ये छोटा सा होता है तब तो होता है, पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये डिग्रेड कर जाता है। तो एक्चुअल में जो मेच्योर आरबीसी होता है उसमें आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलता है। तो फिर हम तो बोलते हैं कि ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और डीएनए कहाँ पे था, ये सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था। पर इसमें तो अब एब्सेंट है। तो येस, आपका जो WBC होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और टॉप पे लेयर देखोगे तो एक येलोइश हस्क रंग की, येलोइश कलर की आपको क्या मिलेगी, एक और लेयर मिलेगी जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो क्वांटिटी है वो रहेगी लगभग 52 टू 62%। ठीक है। अब साइड में देखो, ये तो आपको बॉटल में दिखा दिया कि कैसे था, पर एक्चुअल में कैसे फ्लो कर रहा होता है ये देखिए। यहाँ पे आरबीसी भी आपको दिख रहे हैं, प्लेटलेट्स आपको दिख रहे हैं, WBC आपको दिख रहे हैं। ठीक है। सारा जो कंपोनेंट है, ये देखो येलो कलर का शीट दिख रहा है, दिस इज प्लाज्मा। यही सेपरेट किया और आपको ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ एक जो वाइल है या टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आप इनको देख सकते हो। प्लाज्मा थेरेपी वगैरह आपने सुना होगा, जब कोविड आया था तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत प्रेवलेंट रहती थी न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है। सो दैट वाज योर ऑल अबाउट द ब्लड। ब्लड में ही एक और आर्टिकल हम कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से शीट ले लेती हूँ। वो क्या है, देखो। अब ब्लड की टाइप्स भी तो होती हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, C, D, ऐसे होता है, नो, ABO सिस्टम होता है अपना। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था ये, तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ठीक है। उन्होंने देखा था कि ब्लड ग्रुप्स के अंदर सिमिलैरिटी है, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। तो आप जनरली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखते हो, A B और O। अब यहाँ पे ना हर एक जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ये आपकी आरबीसी है, आरबीसी के वॉल पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। और एंटीजन किस लिए चाहिए, एंटीजन तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा फॉरेन मटेरियल हुआ करता था जो बाहर से आता है, पर यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, ब्लड के वॉल के ऊपर क्यों प्रेजेंट है, सेल के ऊपर क्यों प्रेजेंट है एंटीजन, ताकि अगर बॉडी में गलती से, मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए था, गलती से अगर बी डाल दिया तो ये एंटीजन डिटेक्ट कर लेता है कि ये ब्लड जो है वो गलत आ गया है बॉडी में, और इंस्टेंट क्लॉटिंग शुरू करवा देता है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो आरबीसी होते हैं उनके ऊपर